हेलो, वेलकम टू स्टडी सेंटर। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 6 स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 6 जीवन के विभिन्न आयाम को पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पतन के समय लगभग आज से 3700 वर्ष पहले एक अलग भाषा बोलने वाले लोग पश्चिमोत्तर भारत में बसने लगे और इन लोगों की पहचान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर एक विशिष्ट समूह के रूप में की जाती है। इनके बारे में हमें साहित्यिक एवं कुछ पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से जानकारी मिलती है और इन स्रोतों में वेदों का विशेष महत्व है। वेदों की संख्या जो है 4 है। और तो क्या क्या है वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक साहित्य जो है 2 श्रेणियों में विभक्त है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा जाता है, जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत शेष 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। वैदिक साहित्य के आधार पर ही वैदिक युग को 2 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। पहला जो है ऋग्वैदिक युग, जिसे 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, और उत्तर वैदिक युग, जिसे 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। वेद जो है मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचे थे और विभिन्न देवी देवताओं की स्थितियों में रचे गए मंत्र या प्रार्थनाओं, सूक्त को लोगों ने कंठस्थ रखकर अपने पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा। तो वैदिक साहित्य में क्या है कि वेदों की संख्या जो है वो 4 है, ब्राह्मण की संख्या 9, आरण्यक 6, प्रारंभिक उपनिषद 13 है और कुल उपनिषद की संख्या जो है 108 है। इन्हें कई सदियों बाद लिखा गया, इसलिए वेद को क्या है कि श्रुति या सुना हुआ भी कहते हैं। तो वेद को क्या है कि कई सदियों के बाद लिखा गया था, इसीलिए वेद को श्रुति या सुना हुआ भी कहते हैं। वेद की भाषा को प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहते हैं और आपके स्कूल में जिस संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं उससे ये थोड़ी भिन्न है। इन वेदों में प्रार्थनाओं की रक्षा करने वाले लोग कभी कभी खुद को आर्य कहते हैं और आर्य के विरोधी जो थे दास एवं दस्युओं के बारे में कहा गया है कि ये आर्यों के देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले तथा यज्ञ न करने वाले थे, अतः उन्हें आर्यों का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि शायद ये दूसरी भाषा भी बोलते हो। तो आर्य कौन थे? आर्य जो था, आर्य शब्द का अर्थ होता है एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के समूह से है, जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भाषा में भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति को विकसित किया, जो वैदिक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। भारोपीय भाषा वर्ग में क्या क्या आता है? तो संस्कृत भाषा जो है भारोपीय भाषा, भारोपीय मतलब भारत और यूरोप भाषा वर्ग का अंग है। भारत की अनेक भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी तथा यूरोप की बहुत सारी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, ग्रीक, यूनानी, स्पेनिश आदि जो है इसी परिवार से जुड़ी हुई है। इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अनेक शब्द एक जैसे थे। उदाहरण स्वरूप मातृ, जिसका संस्कृत है माँ का, जिसे हिंदी में क्या है मतलब हिंदी में माँ कहते हैं, और मदर जो है अंग्रेजी में कहते हैं, वहीं जर्मनी में मेटर शब्द को देखने को मिलता है। तो विगत वर्षों में क्या है वैदिक युग से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण भी मिले हैं और जिन क्षेत्रों में आर्यों के संस्कृति का विकास हुआ है वहां ऐसे लोगों की बस्तियां थी जो पशुपालक और कृषक थे और खास प्रकार की मिट्टी का चित्र धूसर रंग के बर्तनों का जो है प्रयोग करते थे। इसीलिए अब जो है साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही स्रोत के आधार पर आर्यों के विषय में जान सकते हैं। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं ये धूसर मृदभान का चित्र है और ये माना जाता है कि ये वैदिक काल का जो है या वैदिक युग से संबंध रखता है। तो आर्यों के बसाव के संबंध में यह है कि वैदिक आर्य है कई समूह में भारत आए। ऋग्वेद में आर्य जो है निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग करते हैं। तो क्या कहते हैं सप्त सैंधव क्या है? ऋग्वेद में आर्य का निवास स्थल है और जिसे आजकल हम पंजाब, जिसे वर्तमान भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत के नाम से पुकारते हैं। उत्तर वैदिक युग में सप्त सैंधव प्रदेश से पूर्व की ओर बढ़ते हुए आर्य लगभग पूरे गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में बस गए। शतपथ ब्राह्मण उत्तर वैदिक युग का एक महत्वपूर्ण स्रोत से पता चलता है कि आर्यों का फैलाव जो था उत्तर वैदिक युग में वर्तमान उत्तरी बिहार के गंडक नदी तक हो गया था। तो कहाँ तक हुआ था आर्यों का फैलाव? कि वर्तमान जो उत्तरी बिहार के गंडक नदी तक हो गया था। सप्त संधव से क्या मतलब है कि सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियां जिसमें सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी तथा सरस्वती, दृश्यवती नदियों का क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसको हम लोग सप्त संधव कहते हैं। तो यहाँ और गंगा यमुना दोआब क्या है कि गंगा एवं यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को गंगा यमुना दोआब कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है भारत के मानचित्र में ये सप्त संधव क्षेत्र है और जबकि यहाँ गंगा और यमुना के बीच का जो ये पार्ट है जिसमें यूपी और बिहार का पार्ट आता है उसको हम लोग गंगा यमुना दोआब कहते हैं। तो हम लोग
पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में। तो इसमें क्या क्या जानते हैं कि ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि जिनके पास सबसे अधिक गायें थी वो धनी माने जाते थे और गाय को लेन देन जो है खास साधन माना जाता था। गायों को प्राप्त करने के लिए आर्यों का एक कबीले से दूसरे कबीले तथा पहले से रहने वाले लोगों के साथ अक्सर युद्ध हुआ करता था। गोधन रक्षा करने के लिए एक सरदार या राजन का चुनाव किया जाता था जो बहादुर एवं कुशल योद्धा हो। ऋग्वैदिक राजन को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी रूप से शासन करने वाला राजा नहीं माना जा सकता, क्योंकि राजनीतिक अवधारणाओं में क्षेत्रीयता को इंगित करने वाले शब्द जैसे जनपद, राष्ट्र, राज्य का उल्लेख कम ही मिलता है। अतः ऋग्वैदिक काल का राजन जो है एक कबीले के मुखिया से अधिक कुछ नहीं था। तो यहाँ पे हम समझ गए कि सरदार या राजन का चुनाव कैसे किया जाता था। तो जो गोधन की रक्षा करने के लिए सरदार या राजन का चुनाव किया जाता था और उसमें क्या एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बहादुर एवं कुशल योद्धा हो। और ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में ही जनपद, राष्ट्र, राज्य ये सब का उल्लेख मिलता है। कबीला क्या होता था कि कबीले में एक वंश या परिवार के कई पीढ़ी के लोग जो है एक साथ रहते थे और ऋग्वैदिक काल में आम लोगों की संस्था के रूप में बिदत का जो है सबसे ज्यादा महत्व था। बिदत क्या था कि लेकिन धीरे धीरे बिदत का महत्व घटता गया और इसका स्थान सभा और समिति ने ले लिया। सभा था वो विशिष्ट स्थान था जिसे केवल प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे, जबकि समिति जो है आम लोगों की संस्था थी। तो आप इसको ऐसे याद रखते हैं कि जो सभा था वो सभी के लिए नहीं था और समिति जो था वो सभी के लिए था। और इन संस्थाओं के बैठक में जो है राजा का भाग लेना जो है अनिवार्य था और इन बैठकों में समस्याओं का समाधान आसपास में सलाह मशवरे से क्या करते थे। और इन संस्थाओं में बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थी। इन संस्थाओं में कबीले जो थे जिसे जन भी कहते हैं के लिए लोग युद्ध में प्राप्त धन का बंटवारा एवं राजा का चुनाव करते थे। आवश्यकता पड़ने पर समिति के सदस्य जो है युद्ध में सैनिक का कार्य भी करते थे। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा जो था वो पशुपालन था और इसके लिए उन्हें चारे की तलाश में अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता था। एक जगह चारा खत्म हो जाने पर वे दूसरी जगह पर चले जाते थे और इसी कारण विभिन्न कबीलों का किसी खास क्षेत्र पर अधिकार नहीं होता था। राजन जो था वो किसी क्षेत्र का स्वामी नहीं होता था, बल्कि कबीले के सभी लोगों पर उसका शासन होता था और उसका चुनाव जो है कबीले के सभी लोग मिलकर करते थे। स्थायी रूप से नहीं बसने के कारण वे खेती भी नहीं करते थे। तो हमने क्या देखा है कि खेती करने के लिए एक स्थान पर कम से कम 3-4 महीने तो रहना ही पड़ता है और तभी फसल पककर तैयार हो पाता है। तो यहाँ पर खास क्या है कि अगर पूछे तो राजन जो होता है किसी क्षेत्र का स्वामी नहीं होता था, बल्कि कबीले के सभी लोगों पर उनका शासन होता था। दूसरा ये इस पैराग्राफ में क्या खास है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो मुख्य पेशा था वो क्या था, पशुपालन था और बाद में जो है लेटर वैदिक पीरियड में वो खेती करने लगे। तो क्या है कि फसल पककर जो है तैयार होने में कितना टाइम लगता था, 3-4 महीने का टाइम लगता था। लेकिन क्या कहते हैं कि मगर हमें कुछ स्रोतों से पता चलता है कि जो जौ की खेती वो लोग क्या करते थे, जौ की खेती करते थे। जौ की खेती जो होती है आमतौर पर कम समय में तैयार हो जाती थी, इस कारण इस फसल को उगाना उनके लिए आसान होता था। कुछ अन्य स्रोतों से हमें पता चलता है कि वे स्थानीय निवासियों जैसे कि दास और वस्तुओं से गेहूं आदि की फसल जो है प्राप्त करते थे और इन फसलों के बदले में ये क्या करते थे, दूध, घी आदि वस्तुएं वे उन्हें दे देते थे। गाय के अतिरिक्त भेड़, बकरियां एवं घोड़े जो है पाले जाते थे और पशुपालन की तुलना में कृषि का धंधा कम था। तो यहाँ पर क्या खास बात थी कि जब हम लोग हड़प्पा संस्कृति के बारे में तो भेड़ बकरियां तो पहले पाले जाते थे, लेकिन घोड़े जो पालने का पहला साक्ष्य है वो ऋग्वैदिक काल से ही मिलता है। तो ये कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे है कि ऋग्वेद में एक अनाज यव का उल्लेख है जिनकी पहचान जौ के रूप में की जाती है और जब हम शिल्प की ओर ध्यान देते हैं तो ऋग्वेद में शिल्प कला का कम ही वर्णन मिलता है। वर्णित शिल्पकारों में चर्मकार, बढ़ाई, धातु का काम करने वाले धातुकर्मी तथा कुम्हार जो है शामिल है। तो शिल्पकारों में कौन कौन से शामिल थे, चर्मकार, बढ़ई और धातु का काम करने वाले धातुकर्मी और कुम्हार शामिल थे। बढ़ई धातुकर्मी और रथकार की रथों के निर्माण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी और घोड़े से जुटे हुए ये रथ जो युद्ध में सफलता के लिए निर्णायक माने जाते थे। बुनाई युद्ध में सफलता के लिए निर्णायक माने जाते थे। वहीं बुनाई जो था एक घरेलू शिल्प था जो महिलाओं के द्वारा किया जाता था। तो आप ये देख सकते हैं चित्र में एक रथ का चित्र है। तो लोगों का जीवन जो था प्रकृति पर बहुत हद तक निर्भर था और ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े कई देव देवताओं के सम्मान में मंत्रों की रक्षा की गई है, जिसमें क्या है खास जो देवता थे उसमें थे इंद्र, अग्नि, सोम जो है ये 3 प्रमुख है। इंद्र जो थे वो युद्ध का देवता है और अग्नि आग का देवता है। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि इंद्र मतलब इंद्र देवता के बारे में। तो इंद्र जो है ये युद्ध का देवता है, ये अग्नि आग का देवता है और सोम जो है एक पौधा है जिससे एक प्रकार का पेय बनाया जाता था, है ना। और देवी देवताओं की पूजा धन, संतान, युद्ध में विजय की कामना के उद्देश्य से की जाती थी और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण तथा यज्ञों में आहुति दी जाती थी।
घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी जो है आहुति दी जाती थी। जब आर्य लोग भारत में आए तो ये 3 सामाजिक वर्गों में विभाजित थे। पहला जो था वो था योद्धा, पुरोहित एवं साधारण जन की 3 सामाजिक वर्गों में विभाजित थे। क्या क्या थे? पहला जो था योद्धा थे, दूसरे थे जो पुरोहित थे और तीसरे थे वो साधारण जन थे। ऋग्वेद के मंत्रों से ऐसी जानकारी मिलती है कि समाज में वर्ग भेद की स्थिति नहीं बन पाई थी और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, राजन, वैश्य एवं शूद्र अर्थात 4 वर्णों की कल्पना की गई थी। तो ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त है उसमें जाके हम लोग को ब्राह्मण, राजन, क्षत्रिय या योद्धा, वैश्य एवं शूद्र अर्थात 4 वर्णों की कल्पना की गई थी। परंतु इस काल में वर्ण व्यवस्था जो है स्थापित नहीं हो सकी थी। तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के इतिहास को पढ़ेंगे हम लोग। तो इस काल में लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में जीवन के सभी पहलुओं में निश्चित परिवर्तन हो रहे थे। इस काल में आर्यों ने पशुपालन के स्थान पर खेती या कृषि को मुख्य पेशा बनाया और एक स्थान पर बस कर रहने लगे और कबीलों का जो है निश्चित क्षेत्र तय हो गया। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, जो हड़प्पा का हम लोग पढ़े थे तो उसमें क्या था, वो पूरा अर्बनाइजेशन था, शहरीकरण था। और ये फिर जो ऋग्वैदिक पीरियड था वो क्या था, उसमें कि वो पशुपालन करता था, पशुपालक था। और जो उत्तर वैदिक काल है वो क्या है कि उसको कृषि कृषि पे वो था, निर्भर क्षेत्र था या कृषि उसका पेशा था। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं कि इस काल में फिर क्या हुआ था कि ये इस काल में कृषि को मुख्य पेशा बनाया गया और एक स्थान पर बसकर रहने लगे और कबीलों के जो है निश्चित क्षेत्र तय हो गया। इस काल में उत्तरी भारत में लौह युग का आरंभ हो गया और लौह तकनीक का प्रयोग के आरंभ में क्या हुआ कि युद्ध के अस्त्रों के लिए फिर धीरे धीरे कृषि एवं अन्य आर्थिक कार्यों में होने लगा। हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अतरंजी खेरा आदि स्थानों पर लोहे के युद्ध के अस्त्र शस्त्रों के जो है अवशेष मिले हैं। लोग कच्चे मकानों में रहते थे जिनकी छत जो है फूस और सरकंडों की बनी होती थी। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे और इन पूरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप से जाना जाता है। तो क्या है कि ये जो पूरा स्थल जो मिले हैं वहां पे एक विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं। इसको क्या नाम दिया गया है? चित्रित धूसर पात्र, या फिर इंग्लिश में से ग्रे पेंटेड वायर भी कहते हैं, वायर नहीं वेयर भी कहते हैं, है ना, GPW, ग्रे पेंटेड वेयर। वेयर मतलब बर्तन, पात्र। और जो है पृष्ठ 52 के चित्र पर नजर डालिए तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ये चित्र। इस चित्र के बारे में बात हो रहा है, इसमें क्या खास है कि इसमें पेंट किया हुआ, मतलब इसमें चित्र बना हुआ है। तो इसमें क्या है कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसके बर्तनों पर चित्रकारी की गई है और ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है और स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल के लोग जो है स्थायी रूप से जीवन व्यतीत करने लगे थे। तो क्या है कि उत्तर वैदिक काल के लोग जो है वो स्थायी रूप से जीवन व्यतीत करने लगे थे। ऋग्वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले जन एक दूसरे में विलीन होकर बड़े बड़े जनपद को जन्म देते थे। तो ऋग्वैदिक कालीन जो छोटे छोटे कबीले या जन थे वो एक दूसरे में मिलकर एक बड़े बड़े जनपद को जन्म दे रहे थे। उदाहरणतः पुरु एवं भरत जो है वो दोनों जन मिलकर एक पुरु जनपद तथा दुर्वंश एवं क्रीबी जन मिलकर पांचाल जनपद कहलाए। यानी कि पुरु एवं भारत मिल गए और उन्होंने दोनों ने मिलकर पुरु जनपद बनाए और दुर्वंश और क्रीबी ये जो थे दोनों जन मिलकर पांचाल जनपद कहलाए। और इस काल में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित भी हुए। तो अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र रूप से विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था और यदि कोई दूसरा राजा इस घोड़े को रोकता था तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। अगर किसी क्षेत्र से घोड़े को जाने दिया जाता था तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली है और यज्ञ के अवसर पर राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का जो है गान किया जाता था। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे और राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ ऋग्वैदिक सभा एवं समिति जैसी सामुदायिक संस्थाएं जो है कमजोर पड़ने लगी और धीरे धीरे वे राजा की परामर्श देने वाली संस्था बन गई। ऋग्वैदिक काल में राजा को बलि के रूप में स्वेच्छा से प्राप्त होने वाला नजराना या उपहार इस काल में अनिवार्य होकर कर में बदल गया। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जो था कि राजा जो है वो शक्तिशाली हो गया था और यज्ञ के अवसर पर राजा के विजयों का अन्य गुणों का गान भी किया जाता था। अब क्या होता था कि महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों का राजा माने जाने लगा था और जब राजा की शक्ति में वृद्धि हुई तो क्या हुआ कि ऋग्वैदिक में जो सभा और समिति जैसी सामुदायिक संस्थाएं थी उनकी जो है शक्ति कम पड़ने लगी थी और यह अब बस राजा की परामर्श देने वाली संस्था बनकर रह गई।
और ऋग्वेद में क्या था, राजा को बलि के रूप में स्वेच्छा से प्राप्त होने वाला नजराना या उपहार दिया जाता था। लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में इसको अनिवार्य कर दिया गया, मतलब देना ही देना है, और इसको कर में बदल दिया गया। तो उपहार या नजराना क्या होता था उस टाइम पे, कि जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। और ऐसे नजराने जो है विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। तो क्या है, उत्तर वैदिक काल में भी कई ग्रंथ रचे गए थे जिसके विषय में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो उसमें क्या था कि पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। उस समय समाज जो है कई समूह में बटा हुआ था, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग जो है शामिल थे। और जहाँ पुरोहितों तथा योद्धाओं का जीवन वैभवशाली था और कृषक एवं व्यापारी धनवान थे, वहीं दूसरी ओर क्या है, पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग जो है निर्धनता का जीवन जी रहे थे। पुरोहित कौन थे? पुरोहित वो थे जो याज्ञिक क्रियाओं और अनुष्ठान को संपादित करने वाले लोगों को क्या है, पुरोहित कहा जाता है। तो पुरोहित ने क्या किया कि पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें ये क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण जो था वो ब्राह्मणों का था। उनका काम क्या था, वेदों का अध्ययन अध्यापन करना और यज्ञ करना था, और जिनके लिए उन्हें क्या है, उपहार मिलता था। दूसरा स्थान किनका था, वो शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है, और उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर कौन थे, वो वैश्य थे, जिसमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे, और क्षत्रिय एवं वैश्य दोनों ही क्या है, यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। तो वर्णों में अंतिम स्थान जो है वो शूद्रों का था, और इनका काम अन्य तीनों वर्णों की जो है सेवा करना था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना गया है, और महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया है। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, और उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान जो है वो ब्राह्मण ही होती थी। उत्तर वैदिक काल में था, कृषि जो है लोगों का प्रमुख धंधा बना। तो क्या हुआ कि जंगलों को जलाकर या कुल्हाड़ी से काट कर भूमि को खेती के योग्य बनाया जाता था, और लोहे के फाल से गहरी जुताई करना भी जो है संभव हो गया था। तो कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले तरीके, जुताई, बुआई, कटाई, ओसाई आदि की जानकारी लोगों को पहले से ही थी। तो जब ये जानकारी थी तो ये क्या करने लगे, ये धान, गेहूं, जौ, दालें, गन्ना, कपास, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाने लगे थे। कौन कौन से फसल उगाने लगे थे, धान, गेहूं, जौ, दाल, गन्ना, कपास, तिल और सरसों। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तर वैदिक काल में धर्म को जो है कि 2 धाराएं दिखाई पड़ती है। क्या क्या, कि एक का बल कर्म पर था और दूसरी के ज्ञान पर था। यज्ञ संबंधी क्रियाओं का इस काल में बहुत विकास हुआ। राजा जो है अश्वमेध, वाजपेयी, राजसूय जैसे बड़े बड़े यज्ञ कराने लगे, और याज्ञिक क्रियाओं को जो है कर्मकांड कहा जाता था। यज्ञ का संपादन करने में पुरोहितों की आवश्यकता होती थी, और ये पुरोहित जो है यजुर्वेद में वर्णित विधियों के अनुसार यज्ञ का आयोजन करके देवताओं को प्रसन्न करते थे। तो इसका उद्देश्य था कि कृषि उत्पादन को बढ़ाना और वैदिक जनों पर अपना प्रभुत्व स्थापित स्थापित करना था। धार्मिक जीवन की दूसरी धारा जो थी वो उपनिषदों की अद्वैत सिद्धांत में भी देखने को मिलती है। तो अद्वैत सिद्धांत में क्या था कि उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा और मृत्यु जैसे गूढ़ विषयों के रहस्य जानने का प्रयत्न किया गया, और इसका जो है आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि उपनिषदों में क्या खास बात थी। वैदिक कालीन शिक्षा कैसी थी उसके बारे में पढ़ेंगे कि वैदिक काल में जो शिक्षा जो है वो मौखिक रूप से दी जाती थी। कैसे दी जाती थी, मौखिक रूप से दी जाती थी। शिक्षार्थियों से वेदों के जो है मूल पाठ को कंठस्थ करवाया जाता था, और इसके लिए उन्हें वैदिक मंत्रों को सरल उच्चारण सिखाया जाता था। वेदों के अलावा जो है गणित एवं व्याकरण की भी शिक्षा दी जाती थी, और शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में 12 वर्षों तक रहना पड़ता था। कितने वर्षों तक, 12 वर्षों तक रहना पड़ता था। और गुरु शिष्य परंपरा का एक झलक दिखाते हुए यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है कि ये कैसे गुरु जो है अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। तो आज से हजारों वर्ष पहले की बात है, जब भारत में आज की तरह की पाठशालाएं नहीं थी। छात्र जो है वो गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, और आश्रम वनों में होते थे, और ऋषि मुनि शिष्यों को शिक्षा देते थे। ऐसे ही एक आश्रम था आमोद धम्म ऋषि का। किनका था, आमोद धम्म ऋषि का। तो इसमें क्या खास बात थी कि ये आश्रम जो था वो शिक्षा दीक्षा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। विद्यार्थी यहाँ रहकर विद्या प्राप्त करते थे, और ये गुरुजी के घर का काम भी करते थे। तो आमोद धाम के पास जो है धान का एक खेत था, और इसी के ऊपर से आश्रम का काम चलता था। विद्यार्थी जो है बारी बारी से खेत का काम करते थे, और ऋषि के शिष्यों में से एक था अरुणी। तो कौन था, शिष्य का नाम क्या था, अरुणी, और गुरु का नाम क्या था, आमोद धाम। तो एक दिन खेत में काम करने की बारी उसकी थी। उस दिन जो है काफी वर्षा हो रही थी। गुरुजी ने अरुणी से कहा कि बस जाओ, जाकर देखो कि कहीं पानी खेत की मेड़ ना तोड़ दे, है ना। तो अरुणी खेत पर पहुंचा।
अरुणी ने देखा कि एक जगह खेत के मेड़ से पानी रिस रहा था। उसने मेड़ पर मिट्टी और कंकड़ पत्थर डालकर पानी को रोकने की बहुत कोशिश की, फिर भी क्या है कि मेड़ की दरार जो है वो चौड़ी होती गई। उसकी चिंता बढ़ गई। वो तुरंत खेत में पड़ी दरार के मुहाने पर लेट गया। खेत में से पानी निकलना बंद हो गया, लेकिन क्या है कि ठंड के कारण उसका शरीर जो है शिथिल पड़ने लगा था। रात हो गई थी। अरुणी के अभी तक न आने से गुरुजी व्याकुल हो गए थे। गुरुजी अपने 4-5 शिष्यों के साथ अरुणों को ढूंढते ढूंढते खेत पर पहुंचे। खेत की ओर घना अंधेरा था। अरुणी को कहीं नहीं देखकर उसकी चिंता जो है बढ़ गई। वे जोर से चिल्लाए, बेटा अरुणी, बेटा अरुणी। अरुणी ने गुरुजी की आवाज पहचानकर बड़ी कठिनाई से बोल सका, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। गुरुजी जल्दी से वहां पहुंचे। गुरुजी ने अरुणी को देखा तो अचंभे में रह गए। उन्होंने अरुणी को उठाया और सीने से लगा लिया। तो इसमें क्या था कि ऐसा था गुरु का भक्त अरुणी। और तो इसमें क्या है कि गुरु और शिष्य के बीच जो था कैसा संबंध था उसके बारे में दिखाया गया है कि गुरु के आदेश पर अरुणी ने जो है अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। तो ऐसा था मतलब गुरु आमोद और भक्त अरुणी का जो है संबंध। तो बड़ा होकर यही अरुणी जो है वेदों और शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता बना और जो है वो उद्दालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो अरुणी कौन सा ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो उद्दालक। ये जो छोटे छोटा पॉइंट है ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो यहाँ एक चित्र है। यहाँ पे हम लोग क्या है कि जो पूरा पासनिक पुरास्थल है, नव पासनिक पुरास्थल, महापासनिक पुरास्थल और आरंभिक गांव और आधुनिक नगर, इनके बारे में ये मानचित्र है। तो इस मानचित्र का हम एक शॉर्ट वीडियो बना के पब्लिश कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको काफी टाइम लगेगा और प्लेलिस्ट में दे देंगे, तो आप लोग वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। तो इनाम गांव क्या था कि इनाम गांव जो है एक ताम्र पाषाण बस्ती है और जिस समय जो है कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में वेदों की रचना हो रही थी, उस समय पश्चिम भारत में एक अलग समाज एवं संस्कृति का विकास हो रहा था। मानचित्र में है इनाम। तो ये जो ऊपर मानचित्र है इसमें कि इनाम गांव का पहचान करने के लिए बोल रहे हैं चैप्टर में। तो क्या है कि इनाम गांव जो है महाराष्ट्र राज्य में घोड़ नदी के तट पर स्थित ताम्रपाषाण बस्ती थी। तो इनाम गांव क्या था, कहाँ है, महाराष्ट्र में था। और किस नदी के किनारे? घोड़ नदी के किनारे, ये पूछा जाएगा। और क्या था, एक ताम्रपाषाणिक बस्ती थी। और इसके जगह पर क्या है 3600 से 2700 साल यानी कि 1600 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व पहले जो है लोग रहते थे और जो वैदिक आर्यों के समकालीन थे। और इस पूरा स्थल की खुदाई से पत्थर के अलावा तांबा धातु के बने औजार एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो जो इनाम गांव की संस्कृति है ना, उसका टाइम पीरियड याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये क्या था 3600 से 2700 साल पहले, मतलब जो अभी का टाइम पीरियड है उससे उसको काउंट किया गया है। या तो फिर 1600 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व पहले जो है वहां पे लोग रहते थे। और क्या खास बात है इनाम गांव के बारे में कि इनाम गांव के जो लोग हैं वो मिट्टी की बनी झोपड़ियों में रहते थे, जिसकी छत जो है वो फूस की बनी होती थी और जिसे गारे से ढक दिया जाता था। यहाँ के लोग नारंगी रंग से मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे, जिन पर काले रंग की जो है वो ज्यामिति आकृतियां होती थी। इनाम गांव के लोग जो है वो जौ, गेहूं, मटर, मसूर एवं धान की खेती करते थे और गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा आदि जो है उनके पालतू पशु थे। खुदाई में इन पशुओं की जो है हड्डियां प्राप्त हुई है और कई हड्डियों पर जो है कटे निशान से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग जो है इन्हें खाते भी थे। इनाम गांव के ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बारे में क्या है कि सबसे रोचक पहलू ये है कि ये मृतिका को दफन करने का तरीका था। ये लोग क्या करते थे, आदमी को दफन करते थे और एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक में भी दफनाया गया था। तो क्या है कि आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक भी किससे बना हुआ था? मिट्टी से बनाया गया था और उसके संदूक में दफनाया गया था। और ये मकान जो है बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा मकान था। सामान्यतः मृतकों की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिनमें शायद खाने पीने की वस्तुएं रखी होती थी। कब्रों में मृतकों के साथ औजार, हथियार और गहने आदि भी जो है खुदाई में मिले हैं। तो जो उसके मृतक के कब्र होते थे उसमें क्या होता था कि उसमें खाने पीने की वस्तुएं रख देती थी मिट्टी के बर्तनों में, और क्या कहते थे, औजार, हथियार, गहने आदि भी जो है खुदाई में मिला है, यानी कि वो सब भी उनके कब्र में रख दिया जाता था। तो ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे कि वेदों की जो कुल संख्या है वो कितनी है। इसका आंसर आप लोग को पता है कितनी है? वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। और पुरुष जो किस वेद में है? ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ऋग्वेद में है। और आगे क्या है कि ऋग्वेदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वेदिक काल का प्रमुख व्यवसाय जो है पहले हम पढ़ चुके हैं, ये पशुपालन था। और इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? वो महाराष्ट्र में स्थित है। खाली स्थान को भरिए कि आर्यों का विस्तार जो है बिहार के किस में? तो गंडक नदी के तट तक था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेदिक आर्य कौन सा अनाज पैदा करते थे? जौ पैदा करते थे। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र की एक बस्ती है। और वैदिक कबीले के प्रधान को क्या कहा जाता था? इसे राजन कहा जाता था। तो ये चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें
कमेंट करें और हमें सपोर्ट करने के लिए ये चैनल जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।